हेलो गर्ल्स, आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है। इसके बारे में हम पिछले कई चैप्टर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं और ये आपका 4th यूनिट का टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इसको अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंग्लिश में कहते हैं। इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने आपको बताया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार लाने के विचार से अमेरिका में जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड नामक जगह पर एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के अंतर्गत दो आर्थिक जो संस्थान हैं उनकी स्थापना की गई थी। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था और दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण या तथा विकास बैंक का था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या शॉर्ट फॉर्म में IMF कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD या फिर इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जो समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या घरेलू जो समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए विभिन्न जो है दिशा निर्देश व सहायता दी जाती है। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई और मार्च 47 से इन्होंने काम करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक वह वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना विश्व व्यापार के संतुलित विकास, आर्थिक मौद्रिक सहयोग या सदस्य देशों के भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट के अस्थायी संतुलन की समस्या को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ल्ड बैंक हमारा सेकंड टॉपिक है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विश्व की विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की मदद करना है, लेकिन इनके उद्देश्य में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। IMF शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। जो शॉर्ट रन इमीडिएट ज़्यादा गंभीर समस्याएं होती हैं जिनको तुरंत सुधारने की आवश्यकता होती है और वहाँ मदद की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्याओं को सुधारने के लिए IMF जो है वो मदद करता है। इस बात को ध्यान रखिए गर्ल्स। दूसरा जो है वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग रन में मदद करता है। अर्थव्यवस्थाओं का जो स्ट्रक्चरल चेंज है उनमें जो समस्याएं हैं, दीर्घकालीन जो समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए दीर्घकालीन आर्थिक मदद देता है और उसका मुख्य उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना है। इसीलिए उसका जो दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। तो ये मुख्य अंतर है। IMF जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ी हुई समस्याओं को हल करता है और दूसरा ये शॉर्ट रन जो गंभीर आर्थिक समस्याएं होती है, जैसे 1990 के अंदर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्राइसिस आ गया था, तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए भारत ने IMF से मदद ली थी, जिसको हम आगे और पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम IMF के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा बहुपक्षीय भुगतान व व्यापार का विकास करना है। दो देशों के बीच में बहुत सारे समझौते होते हैं, तो IMF ये देखता है कि वो उनका सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर व्यापार का जो विकास है उसकी सही ढंग से प्रणाली सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद जो आपका एक्सचेंज रेट है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए भी IMF काम करता है। जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस देशों के द्वारा, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स देशों द्वारा लगाए जाते हैं, उनकी तरफ भी टैरिफ और नॉन टैरिफ नहीं, एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस, एक्सचेंज कंट्रोल जो देशों द्वारा विनिमय दर से संबंधित जो विभिन्न प्रतिबंध और जो नीतियां देशों द्वारा अपनाई जाती हैं उसको सुलझाने का काम करता है। और उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सहायता करता है। विभिन्न देशों को जो पेमेंट्स देनी होती है, उधार देनी होती है, बेचना होता है, उससे संबंधित मदद करता है। आपको इस टॉपिक्स में ये जो 4th यूनिट के टॉपिक्स हैं इनमें आपको संस्था की जो है ऐतिहासिक बैकग्राउंड जो है, पृष्ठभूमि है, उसके बारे में आपको
पढ़ना है और लिखना है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं और उसका स्ट्रक्चर लिखना है, और चौथी चीज़ भारत का इन संस्थाओं के अंदर भूमिका क्या है या इन संस्थाओं की भारत के विकास में क्या भूमिका है, इस पर आपको लिखना है। तो ये जो चारों चैप्टर्स हैं आपके 4th यूनिट के, इन चारों में हम इन्हीं चारों बिंदुओं पर बात करेंगे। संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, और भारत के संदर्भ में इन उद्देश्यों इन संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो छठा जो उद्देश्य है, संकट काल के अंदर जो समस्याएं होती हैं किसी भी राष्ट्र के अंदर, उस समय में राष्ट्रों को मदद देना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भुगतान असंतुलन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान असंतुलन होते हैं उनकी समस्याओं से निपटने का काम करता है। उसके बाद ये पूंजी का लाभ पर निवेश करने में बढ़ावा देता है और आर्थिक सहायता में संतुलित आर्थिक विकास के अंदर ये सहायता प्रदान करता है। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरह के सदस्य हैं। एक ओरिजिनल मेंबर्स हैं जिन्होंने ब्रेटन वुड सम्मेलन में भाग लिया था और स्थायी रूप से इसके सदस्य हैं, मौलिक सदस्य कहलाते हैं, और कुछ देश जो हैं 1945 के बाद उसके सदस्य बने हैं, उनको ऑर्डिनरी सदस्य कहा जाता है। कोई भी देश लिखित सूचना देकर इससे अलग हो सकता है और अपनी सदस्यता को समाप्त कर सकता है। 1947 में इसके 40 सदस्य थे। अब इनके सदस्य देशों की संख्या लगभग बढ़कर जो है 191 हो चुकी है। ये 17 तक का डाटा आपकी बुक के अंदर दिया है। चाइना पहले इसका मेंबर नहीं था, अब चाइना जैसा देश भी, साम्यवादी देश, इसका सदस्य हो चुका है। उसके बाद इसका प्रबंधन और संचालन, सबसे ऊपर इसका गवर्नर बोर्ड होता है जो नीतियों का निर्धारण करता है। उसके बाद संचालन मंडल होता है, इसमें इसके 6 सदस्य स्थायी होते हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा है, और बाकी के 14 जो है संचालक देश हैं। भारत भी इसके निर्वाचित सदस्यों में से एक है। ये संचालक देश जो है ये समय समय पर बदले जाते हैं। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर इस फंड का मुख्य अधिकारी होता है जो फंड से संबंधित निर्णय लेता है। ठीक है, पहले 1 होते थे, अब 94 के बाद इसमें 3 होते हैं। इसके बाद ये जो मदद करता है, IMF के माध्यम से जो मदद की जाती है, इसकी जो पूंजी है वो कहाँ से आती है, वो पूंजी जो है SDR के रूप में आती है। इसकी जो IMF की जो पूंजी है, आप इसको ध्यान से रखें क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि SDR क्या होती है। SDR असल में इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स होते हैं। ये राइट्स के रूप में कागजी मुद्रा ये एक पेपर करेंसी होती है, और ये असल में कैसे बनाई जाती है कि जो टोटल फंड होता है उस फंड में प्रत्येक देश का एक कोटा होता है, और उस पूरे कोटे के योग से पूरी IMF की पूंजी पड़ती है, और ये मेंबर उस देश के मेंबर बनने से पहले निर्धारित कर दिया जाता है, और इसको जो नाम दिया जाता है, कोटा निर्धारित किया जाता है, उसको SDR कहा जाता है। और ये कहते हैं कि देश को कोटे की 25% रकम फंड द्वारा निर्धारित आरक्षित टोटल जितना भी एसेट होता है उसके रूप में देनी पड़ती है, और 25% रकम अपने देश के रूप में, 25% SDR के रूप में देनी पड़ती है, 75% जो है अपने देश जैसे भारत रुपए के रूप में दे सकता है। एक देश को कोटे की रकम के द्वारा ही फंड के साथ उसके संबंध निर्धारित होते हैं। जैसे उसकी वोटिंग पावर कितनी रहेगी वो डिपेंड करता है कि उसका SDR का कोटा कितना है। ये होता है कि उसका उस फंड में से पैसे निकालने की जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको SDR कहा जाता है। और SDR जो है कहते हैं कि प्रत्येक देश के मिनिमम 250 वोट होते हैं, और इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख SDR पर 1 वोट बढ़ जाता है। किसी देश के भुगतान शेष के लिए फंड से मिलने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा भी कोटे की रकम पर निर्भर करती है। जितना उसका SDR का स्टॉक होता है उसके आधार पर ही उसको मदद मिलती है। ठीक है, जैसे भारत में इस फंड की IMF के इस फंड की जो टोटल पूंजी थी वो $880 करोड़ निर्धारित की गई थी। उसके बाद फंड के सदस्य देशों के कोटे में विभिन्न समय पर परिवर्तन किए जाते रहे हैं, और इसकी जो मूल्य है वो समय समय पर बदलती रहती है। जैसे 2016 में कोटे को बढ़ाकर 477 बिलियन SDR कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर जो विभिन्न जो सुविधाएं दी जाती हैं,
एक तो फंड देकर कोई भी देश इससे मदद ले सकता है, दूसरा फंड के द्वारा ऋण ले भी सकता है और दूसरा ऋण दे भी सकता है। उसके बाद तीसरा इसके अंदर क्रेडिट ट्रंचेस होते हैं। इसमें आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है, आपको पेपर में इतना डिटेल में नहीं लिखना है, तो आप इसको सुपरफिशली जो है एक एक लाइन के अंदर इसको ब्रीफ कर लें। उसके बाद क्रेडिट ट्रंचेस होता है, एक देश के द्वारा क्रेडिट ट्रंच में 4 किश्तों में अपने शेष कोटा का 100% तक निकाल सकता है भाई, 4 पार्ट्स में। उसके अलावा IMF क्या मदद करता है इस कोटे के माध्यम से, बफर स्टॉक की वित्तीय सुविधाएं होते हैं। बफर स्टॉक होता है इमरजेंसी के लिए जो फंड रखा जाता है, तो इसके माध्यम से फ़ंड ले सकता है। उसके बाद विस्तारित फंड, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यानी कि जितना आपका फ़ंड है उससे अधिक आपको कई बार पूंजी की आवश्यकता दी जाती है, तो उससे अधिक जब आपको ऋण की आवश्यकता होती है तो कई बार ओवरड्राफ्टिंग जिसे कहा जाता है, मतलब कि जितना आपका कोटा है, जितना आपके फ़ंड के अंदर पैसा है उससे ज़्यादा आपको पूंजी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है आपको अनुपूरक वित्तीय सुविधाएं, बहुत सारी साइड बाय साइड जो है सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मध्यकालीन समष्टिक और क्या कहते हैं अनुपूरक में आती हैं SSF, इसको बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाता है। ये सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, इसका उद्देश्य भुगतान शेष की कमी से निपटने के लिए ऋण प्रदान करना है। SFF कई बार आ जाता है। उसके बाद संरचनात्मक समायोजन, जो कई बार स्ट्रक्चरल जो चेंज होते हैं इकोनॉमी के अंदर कि रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी के लिए अंदर जा रही हैं, तो वहाँ पर फ़ंड की जब आवश्यकता होती है तो वो फ़ंड जो है यहाँ से इसके रूप में, सैफ के रूप में IMF उसके लिए मदद प्रदान करता है। किसी भी राष्ट्र को अगर यदि ज़रूरत होती है उनको अपने ऋण, अपने भुगतान समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो SFF के द्वारा दिया जाता है। कई बार SAF के द्वारा भी SAF के द्वारा भी ये फ़ंड दिए जाते हैं, और ये इसकी 0.5 से 1% तक उसके बीच में जो है ब्याज की दर होती है। उसके बाद है विस्तृत संरचनात्मक समायोजन सुविधा, एनहांस्ड स्ट्रक्चरल एडवांस्ड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये 87 में की गई थी। इसका मतलब था कम आय वाले देशों के अंदर मदद करना। उसके बाद है प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तीय सुविधाएं, जैसे इंडिया को दी गई थी वो कॉन्टीजेंसी फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत दी गई थी। उसके बाद कंपनसेटरी जो है ये 88 में ये मदद जो है शुरू हुई थी, और अनियंत्रित तत्वों कारण अनाज की लागत में वृद्धि के समय पर क्षतिपूर्ति जो इमरजेंसी आ जाती हैं उनमें मदद करने के लिए इस फंड के रूप में यहाँ से फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है। 1990 के में फंड ने सदस्य को खाड़ी युद्ध से उबरने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व की शुरुआत स्थायी तौर पर 1991 के अंत तक की थी। यह CFF के कोटा के 95% तक थी। यह भी निर्णय लिया गया कि CFF के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाए ताकि CFF की मदद के रूप में देशों की मदद की जा सके। तो ये इसकी एक एक दो लाइन में आप इसकी जो विभिन्न जो वो मदद जो नीतियां हैं उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद सुव्यवस्थित रूपांतरण सुविधा है, इसके द्वारा कन्वर्जन की मदद करता है। 1993 में $6 बिलियन के रूप में रूस तथा अन्य केंद्रीय एशियन राज्यों को भुगतान संकट से निपटने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। उसके बाद है आपातकालीन संरचनात्मक समायोजन ऋण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 1999 के शुरू में फंड द्वारा स्थापित की गई थी ताकि वित्तीय संकट से त्रस्त एशियन तथा लैटिन अमेरिकी देशों की सहायता की जा सके। उसके बाद आकस्मिक ऋण रेखा है जो अन्य देशों के वित्तीय संकट की छूट से बचाने के लिए की गई थी। उसके बाद विनिमय दर नीति है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी है। मुख्य तौर पर IMF इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण स्थापित करता है और मदद प्रभावित करता है। अन्य सुविधाएं हैं केंद्रीय सेवा विभाग
के रूप में मदद करता है। इसका राजकोषीय कार्य विभाग है, जो राजकोषीय मामलों पर कि आपका बजट एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, बजटीय घाटा कितना होना चाहिए, वो राजकोषीय मुद्दों पर देशों को सलाह देता है। बैंकिंग सिस्टम को मदद करने के लिए, सलाह देने के लिए केंद्रीय बैंकिंग विभाग है। उसके बाद IMF संस्थान है, ये वित्तीय, मौद्रिक, बैंकिंग और भुगतान शेष। वित्तीय होता है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, मौद्रिक होता है मनी सप्लाई, बैंकिंग स्ट्रक्चर, मनी सप्लाई से रिलेटेड होता है, मुद्रा कितनी रिलीज़ करनी है, कितनी छोड़नी है। बैंक होता है, बैंक ब्याज की दर कितने निर्धारित करता है, कोटा सिस्टम क्या रखता है, बैंक की नीतियाँ क्या है, क्रेडिट कितनी इजीली प्रोवाइड करता है, और भुगतान शेष से संबंधित नीतियों के संबंध में सदस्य देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अल्पकालीन ये यानी कि ट्रेनिंग भी चलाता है। उसके बाद स्पेशल आपका आ जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि SDR क्या होते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये तरलता की समस्या को हल नहीं कर पाया और तरलता की वृद्धि के लिए जो योजनाएं प्रस्तुत की गई उन्हें कुछ सीमा के कारण क्रियान्वित नहीं किया जा सका। तो सबसे पहले जो IMF है उसने अपनी एक करेंसी का निर्माण किया। उसके लिए उसने क्या किया, मुद्रा कोष के 10 महत्वपूर्ण सदस्यों ने 1967 में एक नई मौद्रिक योजना प्रस्तुत की, जिसे SDR का नाम दिया गया, और 1971 में इसे लागू किया गया। इसे पेपर गोल्ड के नाम भी जाना जाता है। दिसंबर 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सभी लेन देन विशेष प्राप्ति अधिकार SDR के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। है क्या ये, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें से एक 2 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विशेष प्राप्ति एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान कोषों, स्वर्ण तथा मुद्राओं का अभाव पूर्ण पूरक का कार्य करेगी और अंतर्राष्ट्रीय कोषों में स्थायी वृद्धि करती है। ये एक तरह की आर्थिक संपत्ति है, डॉलर से अलग है, और इसका प्रयोग केवल सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए और तरल कोषों में हुई लिक्विडिटी का मिनिमम लेवल मेंटेन करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको कागजी सोना भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका मूल्य निर्धारण का प्रोसेस बताया हुआ है। ये सिर्फ आपको रीडिंग करनी है, इसमें आपको जो है लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। ये इनकी वेटेज दी गई है कि एक SDR का मूल्य कैसे निर्धारित होगा, इतना अमेरिकी डॉलर, इतना यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड, इनका इस परसेंट इसका कंट्रीब्यूशन होगा। 2020 को एक SDR का मूल्य 1.4 US डॉलर के बराबर था, और 1 भारतीय रुपये में SDR का मूल्य 105 रुपये की 105.03 की है। ठीक है, और ये इनके मैक्सिमम जो कोटा सिस्टम है, भारत 8वें नंबर पर आता है SDR के कोटा के हिसाब से। और इस SDR की मुख्य विशेषता क्या है, ये केवल एक बुक एंट्री होती है, इसके लिए एक विशेष खाता चाहिए होता है। यह तरल कोषों को बढ़ाने की विधि है जिससे अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंदर वृद्धि हुई है। मुद्रा कोषों के सदस्य देशों के जितने शेयर है उसी अनुपात में SDR में उस देश का भाग होता है। उसके बाद है SDR का प्रयोग सामान्यतः भुगतान शेष की अनुकूलता तथा तरल कोषों में प्रत्याशित कमी की पूर्ति हेतु किया जाता है। निर्यातक देश आयातक देश को जब अपनी मुद्रा उधार देता है तो उस राशि के SDR निर्यातक देश के खाते में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, और 1991 से 5 देशों की टोकरी के माध्यम से इसको किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम विशेष प्राप्ति के अधिकार के प्रयोग हैं। समझौते द्वारा व्यवहार किए जाते हैं, सामान्य खाते में व्यवहार किया जाता है, निर्देशित व्यवहार किया जाता है। ये इसका आवंटन बताया गया है कि प्रत्येक देश को कितना कितना कोटा अलॉट किया गया है। इसको आप ब्रीफ में करें क्योंकि SDR आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दीज आर टेक्निकल थिंग्स। ठीक है, विशेष प्राप्ति अधिकार के लाभ क्या है। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संचयों को नया रूप देता है जिसका सृजन अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए किया गया है। SDR के प्रयोग के कारण सोने की आपूर्ति पर निर्भरता और सोने के मूल्य के उतार चढ़ाव में कमी आई है। सोने की उत्पादन लागत की तुलना में SDR की लागत कम होती है। SDR को सोने की तरह विमुद्रीकृत डीमोनेटाइज नहीं किया जा सकता। SDR के उपयोग के कारण अंतर्राष्ट्रीय तरलता के अंदर सुधार
हुआ है। उसके बाद SDR खाते की एक इकाई तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के भुगतान साधन दोनों के रूप में कार्य करता है। SDR में भुगतान तथा भुगतान की वापसी आसान है तथा अधिक लचीली है। उसके बाद विशेष प्राप्ति अधिकार के दोष। SDR की आलोचना क्या है? इस तो एक ब्याज की दर बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो है अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों के अड़ियल व्यवहार के कारण फंड अंतर्राष्ट्रीय तरलता आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। उसके बाद है SDR का बंटवारा असमान्य क्योंकि इसका बंटवारा देशों के कोटों से संबंधित होता है। उसके बाद है विकासशील देशों के विकास की आवश्यकता के लिए SDR प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय संचय के सृजन से जोड़ा जाता है। उसके बाद भारत आ जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्य और इसकी सफलताएं और असफलताएं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भारत के संदर्भ में इसकी भूमिका 2 पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ।